हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी और आप सभी अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अपना बेस्ट दे रहोगे। मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम लेकर के आए हैं आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और अगर आपने अभी तक ये चैप्टर को अच्छे से क्लियर नहीं किया, अच्छे से ख़त्म नहीं किया है, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। क्योंकि क्लास टेंथ का ये टेंथ केमिस्ट्री का, स्पेशली केमिस्ट्री का बहुत बढ़िया चैप्टर है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को समझ में भी नहीं आता और डिमांड भी आ रही थी कि सर कार्बन इस कंपाउंड पढ़ा दो, सर कार्बन इस कंपाउंड पढ़ा दो। तो मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आज का ये बुलेट शॉट उनके लिए है। क्योंकि क्योंकि हम हैं तैयार और हम करेंगे वार। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं ये बुलेट शॉट, ये बढ़िया सा चैप्टर। देखो, लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि कार्बन एंड इस कंपाउंड पढ़ने, कार्बन की फैमिली के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, तो कार्बन से दोस्ती करनी पड़ेगी। तो पहले कार्बन के बारे में जानेंगे, फिर कार्बन के कितने कितने रूप हैं वो जानेंगे, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए उनके रिएक्शंस, उनके टाइप, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं और डीप स्टडी, एक वन शॉट बुलेट शॉट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए, आ जाइए। व्हाट इज कार्बन? कार्बन क्या होता है? एक एलिमेंट है, नॉन मेटल है, उसके साथ साथ इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है। कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होगी? 2 4 की कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसलिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। और इसी वजह से ये वैलेंसी कितनी शो करता है? 4 वैलेंसी शो करता है। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है कि कार्बन C4+ बना दे? भाई, कोई भी एटम बॉन्ड क्या करना चाहता है? अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। स्टेबिलिटी के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। और एक्सेप्ट करके, ठीक है, वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो या तो डोनेट करके करेंगे, मतलब उनका आउटर मोस्ट शेल क्या होना चाहिए? फिल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए वो काम करते हैं। अब अगर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहेगा कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन दे दूं और स्टेबल हो जाऊं। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर कितना चार्ज आएगा? C4+ फॉर्म करता है। लेकिन करता है? नहीं करता है। पॉसिबल नहीं है C4+ फॉर्म करना। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमेशा आप समझिए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको निकालने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ, पढ़ा है कि बोर एटॉमिक मॉडल, कि ये सभी एनर्जी लेवल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी, और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो चारों के लिए अलग अलग आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि देना पॉसिबल नहीं है। इसलिए C4+ का आइडिया ड्रॉप कर देता है कार्बन। ठीक है, तो अब जाता है कि चलो, दे नहीं सकते तो ले सकते हैं, लेके अपना स्टेबल कर लेते हैं अपने आप को। तो लेने पहुंच जाएगा तो कोई देने वाला भी होना चाहिए। मान लो कोई मिल भी गया, ठीक है, तो क्या होगा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, दिख रहा है कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। पहले 4 थे, ठीक है, और 4 और बढ़ जाएंगे। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और अंदर कितने प्रोटॉन्स है? केवल 6 प्रोटॉन्स हैं। तो 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाना मुश्किल होता है 6 प्रोटॉन्स के लिए। इसलिए इस कंडीशन में ये स्टेबल नहीं रहता। स्टेबिलिटी यहाँ पे मिलेगी ही नहीं। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा कि ये फॉर्मेशन नहीं होगा इस केस में। किस केस में? इस केस में, यानी C4+ का भी आइडिया ड्रॉप करना पड़ेगा। तो कार्बन क्या करे भाई? कार्बन इसलिए क्या करता है? शेयरिंग का ऑप्शन अपनाता है कि शेयर करेंगे। आज से हम क्या करेंगे? शेयर करेंगे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर करके एक नए तरह का बॉन्ड बनाता है, जिसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, या एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, या तो गेन करे या तो लूज करे। ठीक है, और जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो शेयरिंग करेगा आज से इलेक्ट्रॉन भाई, है। ठीक है, अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं। तो शेयरिंग में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन, वो कहते 2 एटम्स के बीच एक कोलेट्रल होता है,
कि भैया हम अपना इलेक्ट्रॉन सामने रख दे रहे हैं, तुम अपना इलेक्ट्रॉन सामने रख दो, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं यूज़ कर लूँगा, जब तुम्हें ज़रूरत होगी तुम यूज़ कर लेना, ठीक है। इतने से क्या करते हैं वो एक दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपने ही भाई के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, और दोनों स्टेबल हैं। देखिए क्या है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 की ज़रूरत हुई तो 2 इलेक्ट्रॉन ये अपना, ये इधर वाला अपना और 2 इलेक्ट्रॉन इधर वाला अपना, दोनों आपस में शेयर कर लिए, ठीक है। शेयरिंग से क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, स्टेबल हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यही तरीका होता है। जैसे इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में। तो ये क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर कर रहे हैं। लेकिन शेयरिंग का एक और रूल है कि जितना तुम रखोगे उतना ही हम भी रखेंगे, उतना ही शेयर करेंगे, 50-50% रहता है, ठीक है। इसीलिए देखिए कार्बन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया है, तो ये ऑक्सीजन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन आगे कर दिया और दोनों शेयरिंग किए, तो ये कहेगा कि मेरे पास मेरा ये पूरा इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये ऑक्सीजन कहेगा कि ये मेरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन का भी देखो, कार्बन की स्फीयर में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन की स्फीयर में भी 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। यानी कार्बन भी स्टेबल, ऑक्सीजन भी स्टेबल, और यहाँ पे जो इसका स्टेट बनता है वो ऐसे बनता है, कार्बन डबल बॉन्ड इस तरह से, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो एक बॉन्ड बनेगा, एक कोवैलेंट बॉन्ड। 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह जैसे H2SO4 है, H2SO4 का स्ट्रक्चर अगर देख लीजिए तो बीच में सल्फर होगा, ऊपर नीचे, ठीक है, ऑक्सीजन लगे होते हैं, और साइड में OH ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है। और ये क्या, ये रेड वाला क्या दिखा रहा है, ये रेड वाला जो है डॉट्स वो दिखा रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, कितने इलेक्ट्रॉन है। देखा, सिंगल बॉन्ड बनाए तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड बनाए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बना के हमको दिखाइए, ठीक है। मैंने बॉन्ड बना दिया, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एलोट्रॉप्स। व्हाट आर एलोट्रॉप्स। भैया कहा है ना कि कार्बन से दोस्ती करनी पड़ेगी, दोस्ती करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हर एक चीज़ उसकी मालूम होनी चाहिए। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो एलोट्रॉप्स होते हैं कि एक ही एलिमेंट, ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट कई सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और उन फॉर्म्स की क्या होनी चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर डिफर कर रही हैं तो उनको एक दूसरे का एलोट्रॉप्स बोला जाता है, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है, एलोट्रॉपी इज़ अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन एलिमेंट exist in more than one form whose physical properties are different but chemical properties are same। अगर एलोट्रॉपी पूछती है तो आप ये बता सकते हैं। अभी इसके कितने इलेक्ट्रॉप्स होते हैं, इसके दो फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉप हैं, एक क्रिस्टलाइन स्टेट में, एक एमॉर्फस स्टेट में। क्रिस्टलाइन मतलब जहाँ अरेंजमेंट हुई होगी, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। एमॉर्फस में क्या होता है, अरेंजमेंट नहीं होती, इरेगुलर फॉर्म में कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, यहाँ पे अरेंजमेंट है। लेकिन अगर कोल ले लिया जाए, कोयले में अरेंजमेंट, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं रहता है, ठीक है। 4 कोल ले लिया जाए, उनमें भी पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं रहता है कार्बन एलिमेंट का, वो भी एलोट्रॉप हैं, लेकिन उनमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। ये भी एलोट्रॉप हैं, लेकिन इनमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है। डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ, फ्लोरीन हुआ। डायमंड मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, ठीक है। फ्लोरीन का भी तो हम कहीं यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखिए, डायमंड और ग्रेफाइट, इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, भाई बने दोनों कार्बन से हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो एक सॉफ्ट सब्सटेंस है, जबकि डायमंड क्या है, हार्डेस्ट, नेचुरली मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। जनरली 2019-2023 में इससे क्वेश्चन आया है डिफरेंशिएट करने के लिए कि ग्रेफाइट और डायमंड के बीच में डिफरेंशिएशन करिए। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, तो आपको ये क्वेश्चंस याद रखने हैं। मैं क्वेश्चंस भी इसमें बीच बीच में रखते जाऊँगा, टॉपिक्स मैंने ज़्यादा कवर किए हैं, लेकिन आपके लिए एक पर्टिकुलर सेशन हम लाएंगे जहाँ पे हर एक चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन, जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे बिफोर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो बस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस हम जुड़े रहिए, सब कुछ होगा, बढ़िया से होगा, ठीक है। ग्रेफाइट,
यहाँ पे डायमंड और ग्रेफाइट की बात करते हैं तो डायमंड कैसा होता है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि ग्रेफाइट ग्रे कलर्ड होता है। मोस्ट नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये सॉफ्ट होता है, स्लीपरी होता है। स्लीपरी होने की वजह से इनको लुब्रिकेंट्स की तरह यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, जहाँ जैसे वो होता है ना मोबिल ऑयल, ठीक है, डाला जाता है ना, वैसा लुब्रिकेंट। ग्रीस होता है, ग्रीस बनाया जाता है ग्रेफाइट से, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ग्रेफाइट जो डायमंड है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, लेकिन बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? तो गुड कंडक्टर इसलिए होता है क्योंकि डायमंड का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्लोजली पैकिंग होती है, ठीक है। क्लोजली पैकिंग की वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। लेकिन एक ग्रेफाइट डायमंड के केस में एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से, क्योंकि कार्बन की भाई 4 ही वैलेंसी है, अब चारों पे आपने क्या जोड़ दिया, कार्बन, तो कहीं एक भी इलेक्ट्रॉन क्या फ्री स्टेट में नहीं है। और एक भी इलेक्ट्रॉन, अगर एक भी चार्ज फ्री स्टेट में नहीं है तो फ्री चार्जेस ही तो मूव करते हैं, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या करता है, फ्लो करता है। हाँ, तो चार्जेस ही नहीं है, चार्जेस नहीं है, इसीलिए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है क्या, लेकिन लिख लीजिएगा, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। वाइल ग्रेफाइट क्या होता है, मॉडरेट कंडक्टर होता है हीट का, लेकिन गुड कंडक्टर होता है किसका, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके केस में, जब हम इसके केस में जाएंगे तो 1 कार्बन 3 अदर कार्बन से केवल जुड़ा होता है। तो अगर एक कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा है तो एक कार्बन की 4 वाले आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा यहाँ पे, फ्री रहेगा। और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ये क्या कर सकता है, ये एक कैरियर का काम कर सकता है, करंट कैरियर का काम कर सकता है। इस वजह से ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, गुड कंडक्टर होते हैं। वाइल डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वहाँ पे एक कार्बन 4 अदर कार्बन से जुड़ा होता है। क्लियर हुई? ठीक है, आगे बढ़ें। हाइड 1 का एटम यहाँ पे लिखा भी है, 1 कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम, वाइल इन केस ऑफ ग्रेफाइट 1 C atom is bonded to 3 other C atom। हाई डेंसिटी किसकी होती है, डायमंड की, जबकि लोअर डेंसिटी होती है, लोअर होती है इनसे डेंसिटी, डायमंड से डेंसिटी ग्रेफाइट की लोअर होती है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होते हैं ये, हेक्सागोनल प्लेट्स यहाँ पे बनी होती हैं। जैसे ये देखिए, ये हेक्सागोनल प्लेट्स जो हैं, ठीक है, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ये हेक्सागोनल प्लेट्स बनी होती हैं, इनके बीच वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। वही यहाँ ये स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का, डायमंड का, जिसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत बारीकियाँ होती हैं। इसी वजह से मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस, नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। फिर आते हैं फुलरीन पे। फुलरीन का पूरा नाम होता है बकमिस्टर फुलरेंस, जो कि नेम किया गया था एक यूएस के आर्किटेक्ट द्वारा, ठीक है, उनके बाद ये नाम रखा गया था, उनके बिहाफ पे ये नाम रखा गया था। It has total 60 carbon atom which are arranged in football shape in the form of pentagonal hexagonal rings होती हैं, और उनको 60 कार्बन एटम्स उनके फॉर्म में, हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स के फॉर्म में एक फुटबॉल का, सॉकर का स्ट्रक्चर एक देती हैं, और वही स्ट्रक्चर फुलरीन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरह से ये हेक्सागोनल और ये पेंटागोनल रिंग्स ऐसे जुड़ी होती हैं एक दूसरे पे, और ये जो पॉइंट्स, ये रेड कलर के पॉइंट्स हैं, ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आया? तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो यही पूछेगा कि भाई आप डायमंड, या तो शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाएगा, डायमंड पे शॉर्ट नोट लिखो, ग्रेफाइट पे या फुलरीन पे शॉर्ट नोट लिखो, या फिर डायमंड और ग्रेफाइट के बीच डिफरेंस पूछ लेता है, व्हाट इज एलोट्रॉपी पूछ सकता है, स्ट्रक्चर पूछ सकता है, बस इतना। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे। फिर आते हैं हम नेचर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम भाई हैं, दोस्ती करनी है तो पता करना पड़ेगा ना कि हाँ कैसा है, नेचर कैसा है। हाँ, तो नेचर कैसा है, तो टेट्रावैलेंसी 4 बॉन्ड बना सकता है ये। ठीक है, कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड। उसके साथ साथ कैटिनेशन की प्रॉपर्टी ये शो करता है। कैटिनेशन क्या होता है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अगर कोई नहीं है तो अपने से अलोन सेल्फ लिंक हो जाएगा, और सेल्फ लिंक होके बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है, लॉन्गेस्ट चेन बनाते हैं। जैसे यहाँ सिंगल या स्ट्रेट चेन बन सकती है, ये ब्रांच चेन बन सकती है, साइक्लिक चेन बना सकता है कार्बन। ठीक है, और सेल्फ लिंकिंग से ही बना रहा है। ठीक है, इसीलिए इनके बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। उसके साथ साथ रीजन वाई इट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, क्यों ऐसी प्रॉपर्टी ये शो करता है, ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड कार्बन कार्बन स्ट्रेंथ, ग्रेटर स्ट्रेंथ टू फॉर्म कार्बन कार्बन बॉन्ड।
कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने की स्ट्रेंथ जो होती है ये बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से। फिर आते हैं टेंडेंसी टू कंबाइन विथ हेट्रोएटम। हेट्रोएटम्स के साथ भी ये कंबाइन होते हैं, जैसे कार्बन नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड के साथ कंबाइन होता है। कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो 2 बॉन्ड के साथ, कार्बन अगर किसी हेलोजन से जुड़ रहा है, हेलोजन यानी कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, ठीक है, तो इनके साथ, ठीक है, ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन, तो इनके साथ एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ठीक है, हेलोजन के साथ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे करता है कार्बन, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और कार्बन खुद भी यहाँ हेट्रोएटम्स का मतलब वही था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब हेट्रोएटम्स कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्बन की फैमिली के अलावा जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो हेट्रोएटम्स कहलाएंगे, कार्बन फैमिली में नहीं आते ना। अब कार्बन भी मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। वाइल 4 बॉन्ड कभी नहीं बनता, क्योंकि अगर 4 बॉन्ड बन जाएंगे तो लेस बहुत कम जगह में, ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ना, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, ये स्टेबल तो हो जा रहा है, स्टेबलाइज मतलब ये देखने के लिए ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है, शेयरिंग करेंगे अगर। लेकिन इतनी छोटी साइज़ होती है इनकी कार्बन की, तो इतने बहुत क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत कम जगह में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ेगी तो वो आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बहुत कम जगह में प्रेजेंट है ना, तो आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन, और उस रिपल्शन की वजह से ये स्टेबिलिटी इनकी नहीं रह जाती है। समझ में? कार्बन 4 बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए कभी बनता नहीं है। फिर आते हैं हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? क्या होते हैं भाई हाइड्रोकार्बन्स? क्या होते हैं? हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन की दोस्ती बड़ी बहुत अच्छी वाली है, ठीक है, ये क्या वो जय वीरू वाली दोस्ती है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, वो वाली दोस्ती है। तो कार्बन और हाइड्रोजन, जब भी कार्बन को ज़रूरत होती है अपने आप को स्टेबल करने की, तो हाइड्रोजन पहुंच जाता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके पहुंच जाएगा और शेयरिंग कर लेगा और बना लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। वही कार्बन और हाइड्रोजन के से फॉर्म हुए कंपाउंड्स कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजन और कार्बन, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब उसमें हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो व्हाट इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड व्हाट इज अनसेचुरेटेड? अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, पूरे चेन में कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। लेकिन अगर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन या कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। इनको कार्बन डबल बॉन्ड को ओलेफिन्स भी कहते हैं, ठीक है, या फिर इन्हीं को एल्कीन भी कहते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड जब बनेगा तो इनको एल्कीन भी कहा जाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन कहा जाता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड को एल्केन्स कहा जाता है, या फिर इन्हीं को पैराफिन्स कहा जाता है। नाम याद रखिएगा, ओलेफिन्स और पैराफिन। ओलेफिन्स किन को कहेंगे? ये कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो पैराफिन्स कहते हैं इनको, क्योंकि कभी कभी ये नाम यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड क्या होगा? जहाँ पे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन है, और अनसेचुरेटेड का होगा कि जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड बना है या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर हो रही है? ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है। इतनी चीज़ें हाइड्रोकार्बन से आप रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स आपको मिल जाएंगे जैसे मेथेन है, प्रोपेन है, ठीक है। फॉर्मूला भी उनका होता है, किसका फॉर्मूला? एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एल्केन का फॉर्मूला यहीं लिख देता हूँ। एल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। वाइल एल्कीन्स का फॉर्मूला क्या होता है? एल्कीन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। और एल्काइंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो एल्काइंस का फॉर्मूला होता है Cn, ठीक है, यहीं पे मेंशन कर दे रहे हैं। एल्काइंस का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। मतलब अगर आप फॉर्मूला आपको दिया रहे तो आप पहचान सकते हो। कैसे पहचान सकते हो? जैसे मैंने लिख दिया C5H12, ठीक है, तो आप समझ जाओगे ये इस कार्बन चेन में, इस कंपाउंड में कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कैसे प्रेजेंट होगा, कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसका जस्ट डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। और ये फॉर्मूला किसका होता है? एल्कीन्स का होता है, CnH2n, ठीक है। इसलिए यहाँ से क्लियर हो गया कि ये एल्कीन है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कार्बन डबल बॉन्ड वहाँ पे प्रेजेंट होगा। ओके, आगे बढ़ें। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है, होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, ये एक ऐसी सीरीज़ होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हम एक ही टाइप के हाइड्रोकार्बन्स या एक ही फॉर्मूला बेस्ड कंपाउंड्स को रखते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात, एक ही फॉर्मूला बेस्ड कंपाउंड्स को रखते हैं। कौन कौन से, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है, इट इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपाउंड एंड ईच मेंबर ऑफ ग्रुप इज डिफर बाई CH2 ग्रुप, प्रीसीडिंग हो चाहे सक्सीडिंग हो। ठीक है, जैसे मैं अगर दो मेंबर्स को रखूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे रखता हूँ, जैसे मीथेन है तो CH4। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट वाला एल्केन का जो दूसरा वाला आएगा वो आएगा C2H6। ठीक है, तीसरा का जो मेंबर होगा वो होगा C3H8। ठीक है, तो इनके बीच जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो डिफरेंस कितने का है, CH2 का डिफरेंस है। ठीक है, क्या है, CH2 का। इसी सीरीज़ को एक ही टाइप के जब कंपाउंड्स को जब एक सीरीज़ में लिखते हैं तो वो कहलाता है होमोलोगस सीरीज़। और ये डिफ़र किससे करता है, इनके बीच डिफरेंस कितने का होगा, CH2 का डिफरेंस होगा। देख लीजिए, मीथेन और इथेन में कितने का डिफरेंस है, ये मीथेन है, अभी नेमिंग पढ़ने वाले हैं, ये मीथेन है। ठीक है, और ये इथेन है, इन दोनों में, ठीक है, डिफरेंस कितने का है, CH2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहीं से आया है ये चीज़। ओके, क्लियर हुई, आगे बढ़ें। होमोलोगस सीरीज़ कर लेंगे। कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाती है, तो कैरेक्टरिस्टिक में आप बता सकते हैं कि ये CH2 जो ईच मेंबर होते हैं सक्सीडिंग या प्रेसीडिंग, वो CH2 से डिफ़र करते हैं, 14 AMU से डिफ़र करते हैं, या 14 ग्राम आप बोल सकते हो कि उनके बीच मॉलिकुलर मासेस का जो डिफरेंस होता है वो 14 AMU का होता है या ग्राम का होता है। और हर एक एटम, हर एक कंपाउंड, ठीक है, हर एक मेंबर किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप का कंपाउंड का, ठीक है, जो स्ट्रक्चरली सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक सीरीज़ में रखते हैं। अब आते हैं नॉमेनक्लेचर, नामकरण करना है, नामकरण सीखना है यहाँ पे। ठीक है, कैसे सीखेंगे वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे, देखो हर एक चीज़ डिस्कस करूँगा मैं। ठीक, बस आपको क्या करना है, हर एक चीज़ पे ध्यान देना है। नॉमेनक्लेचर अगर समझ गए ना, यहाँ पे समझ गए ना, तो आपको 11th क्लास में फिर इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फॉर्मूला याद रख लेना, देख लेना। पहले आते हैं कॉमन नेमिंग, या इसी को ट्राइबल नेम भी कहते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जो उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उनकी ओरिजिन क्या है, उस पर बेस्ड है। ठीक है, जैसे CH3COH का नाम है एसिटिक एसिड, कॉमन नेम। CH4 का नाम है मार्श गैस। मार्श गैस क्यों, मार्शी लैंड्स में पाया जाता है। ये फॉर्मिक गैस नहीं है, ये फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड होगा, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, फॉर्मिक एसिड कहते हैं इसको। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, ये इनका पर्टिकुलर नेम क्या है, जनरल नेम प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं IUPAC नेमिंग पे। अब IUPAC नेम क्यों दिया गया था, तो इसीलिए दिया गया जिससे कि हम क्या कर सके किसी भी कंपाउंड का, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं यार कार्बन के, तो हर एक कंपाउंड का नेम याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा फॉर्मूला बना दो कि नेम अपने आप याद हो जाए। ठीक है, अपने आप देखते ही बता दो, आप नेम बना सको आप। ठीक है, तो ऐसा ही फॉर्मूला बनाया गया, जिसको हम डायमंड रूल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लास 10th के जितने बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं उनको ये पता होगा कि व्हाट इज डायमंड रूल। ठीक है, तो अभी देखिए डायमंड रूल क्या है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले रखते हैं, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स रखते हैं, फिर हम रूट वर्ड्स को रखते हैं, फिर आते हैं प्राइमरी सफिक्स पे, और लास्ट में रखा जाता है सेकेंडरी सफिक्स। अब ये टर्म्स क्या हैं, तो प्राइमरी जो पहले रखा जाता है, सेकेंडरी सफिक्स वो बताता है कि कौन सा ब्रांच आपके पेरेंट चेन पे प्रेजेंट है। जैसे CH3 ग्रुप चेन के ब्रांच एज अ ब्रांच प्रेजेंट है तो मेथिल लगाएंगे। C2H5 ग्रुप अगर ब्रांच की तरह प्रेजेंट है तो एथिल लगाएंगे। क्लोरीन लगा है तो क्लोरो लगता है, ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो लगता है, आयोडीन लगा है तो आइडो लगता है, OH लगा है तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगता है। लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप की तरह भी काम करता है। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप बताते हैं भाई। ठीक है, तो अगर किसी कार्बन चेन को आपकी नेमिंग करने की दी गई है, आपको कोई एक कंपाउंड दिया गया है, तो पहले उसमें चेक करो कि ब्रांच है कि नहीं। अगर ब्रांच है तो ब्रांच की नेमिंग सबसे पहले करेंगे आप, फिर आप आगे बढ़ेंगे। फिर आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है, प्राइमरी प्रीफिक्स ये कहता है कि आपकी जो चेन है ना, चेन जो कंपाउंड की चेन है जिसकी नेमिंग करने जा रहे हो, वो देख लो क्लोज्ड है कि ओपन है। अगर ओपन चेन है तो वहाँ पे कुछ नहीं लिखना है आपको, लेकिन अगर वो चेन जो है वो क्लोज्ड चेन है तो आपको साइक्लो लगाना होता है प्राइमरी प्रीफिक्स की जगह।
फिर आते हैं रूट वर्ड पे। रूट वर्ड क्या होगा? रूट वर्ड होगा कि कितने नंबर ऑफ का पूरे चेन में, आपके पेरेंट चेन क्या होगा? जो एक्चुअल चेन है उसको हम जो सेलेक्ट करते हैं हम स्ट्रेट चेन, ठीक है, उसको हम पेरेंट चेन बोलते हैं। उस पेरेंट चेन में ब्रांच के अलावा जो पूरी कार्बन की चेन होगी उसको पेरेंट चेन बोला जाता है। तो उस चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, जितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहेंगे उसके हिसाब से रूट वर्ड डिफाइन किया गया है। जैसे 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, ठीक है, 6 कार्बन है तो हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, डू डेक, वन डेक, डू डेक, ठीक है, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, ट्राइडेक, हेक्साडेक, पेंटाडेक, सब बढ़ते चला जाएगा। तो आपको 10 तक अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में फिर आता है प्राइमरी, सेकंड लास्ट आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं? बाद में जो फिक्स किया जा रहा है उसको सफिक्स कहते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं? ये बताते हैं नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो सेचुरेटेड होगा, और सेचुरेटेड के लिए हम प्राइमरी सफिक्स की जगह एन लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाएंगे? एन लगाते हैं। कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड है तो अनसेचुरेटेड होगा, और अनसेचुरेटेड में भी अगर एल्कीन वाला है तो ईन लगाते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाया जाता है, ठीक है। उसमें भी अगर प्राइमरी सफिक्स के बाद कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, कुछ और लिखना है आपको, ठीक है, तो हम ये लास्ट वाला ई क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। याद रखिएगा, लास्ट वाला ई हम हटा देंगे अगर प्राइमरी सफिक्स के बाद भी कोई नेम आ रहा है तो। जैसे यहाँ सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, ये आएगा ना सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है यहीं पे बता देता हूँ। सेकेंडरी सफिक्स होता है फंक्शनल ग्रुप्स। जो भी फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे उन्हीं को हम सेकेंडरी सफिक्स में उन्हीं का नाम रखते हैं, ठीक है। किसका नाम रखते हैं? सेकेंडरी सफिक्स का नाम, सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप्स का नाम रखते हैं। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी भी कार्बन चेन में अटैच होंगे या बॉन्डेड होंगे, उस पूरी कार्बन चेन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं, उन्हीं को फंक्शनल ग्रुप्स कहा जाता है। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? ठीक है, दोज ग्रुप्स और group of atoms which get attached to the carbon chain to change the physical and chemical properties of compound, ठीक है, कार्बन चेन ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ही चेंज कर देंगे। मतलब पूरा ये बॉस वाला काम कर देंगे कि हम आ गए तो रुतबा हमारा रहेगा। समझ में आया? हैं, समझ में आ रही है बात? हाँ, तो ये इनका वही रहता है कि हम आ गए हैं, ठीक है, हाँ, चच्चा हमारे विधायक हैं, हम आ गए हैं तो हमारा ही रुतबा रहेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक बात भी लिखी हुई है कि फंक्शनल ग्रुप्स, जितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये बॉस की तरह बिहेव करते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है कि दे एक्ट एज अ बॉस, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? 4 फंक्शनल ग्रुप हमें यहाँ पे पढ़ना है। एक्चुअल में हैलोजेंस को भी फंक्शनल ग्रुप कहीं कहीं फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। मैं हमेशा उनको एज अ सब्सटीट्यूएंट यानी ब्रांचेस ही रखता हूँ। आपको क्या करना है, 4 ये फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं? एल्कोहल अगर लगा होगा तो उसको पहचानने का तरीका है कि आपके पूरे कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, और OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो सेकेंडरी सफिक्स की जगह ऑल लगाते हैं, OL, ठीक है। एल्डिहाइड अगर प्रेजेंट है तो CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा, और CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा तो अल लगाते हैं। अगर C डबल बीच में कहीं कार्बन चेन के बीच में C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोन होता है, और कीटोन के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लगता है? ओन लगता है। अगर COH ग्रुप प्रेजेंट है किसी कॉर्नर पे तो ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए OIC एसिड लगाया जाता है, ठीक है। अब रूल क्या है किसी भी नेम को नॉमेनक्लेचर करने का, किसी भी कंपाउंड का? तो पहले क्या करना है, आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन जो कॉन्टिन्यूअस चेन हो उसको आपको सेलेक्ट करना है। कैसे करना है अभी बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद असाइन करना है। अगर वहाँ पे ब्रांचेस प्रेजेंट हैं तो आपको क्या करना है, हर एक कार्बन को एक नंबर देते हुए जाना है, ठीक है। नंबरिंग करनी है। नंबरिंग भी उस साइड से करनी है जिस साइड से आपका, या तो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो नज़दीक पड़े, या फिर अगर ब्रांचेस हैं तो नज़दीक पड़े, लोएस्ट काउंट पे आए। लोएस्ट काउंट पे जिस तरफ से आएंगे, लेफ्ट से या राइट से, तो उसी तरफ से काउंटिंग किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो बॉस की तरह ट्रीट होते हैं।
अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो नंबरिंग कार्बन की फंक्शनल ग्रुप से ही होगी। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इन सब का कोई मतलब नहीं है, हम बॉस से ही नंबरिंग करेंगे। इसीलिए मैं कहा हूँ कि बॉस की चलती है भैया, ठीक है। किसकी चलेगी? बॉस की। इसीलिए फंक्शनल ग्रुप को हम बॉस बोलते हैं, बॉस, ठीक है। अब देख लीजिए, नेमिंग करनी है, नामकरण करना है तो कर लेते हैं। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन, तो यहाँ पे ब्रांच तो है नहीं, लॉन्गेस्ट चेन यही होगी, ठीक है, यही होगी लॉन्गेस्ट चेन। अब इसका नामकरण करना है, नामकरण करना है तो देख लीजिए क्या करना है। हमने कहा पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग कर लो। नंबरिंग क्या है? इसमें तो ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो नंबरिंग कर लेते हैं वैसे भी, ठीक है। 1 2 3 और 4, ठीक है, कर लिया, यानी 4 कार्बन आपके पास प्रेजेंट है, ठीक। अब देख लो, हमारा जो रूल था वो क्या कहता है कि पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखो, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स तो यहाँ पे है ही नहीं, ब्रांच है नहीं, तो ब्रांच है नहीं तो लिखेंगे नहीं। लेकिन उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है प्राइमरी प्रीफिक्स लिखो। प्राइमरी प्रीफिक्स भी तो नहीं है। क्या कहा था प्राइमरी प्रीफिक्स में? कहा गया था कि अगर चेन क्लोज्ड होगी तो साइक्लो लगाएंगे, अगर ओपन होगी तो कुछ नहीं लिखेंगे। ओपन है इसलिए कुछ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। क्लोज का मतलब इस तरह का यहाँ पे, ठीक है, क्लोज, पूरा क्लोज हो, ठीक, दोनों कोई टर्मिनल ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब क्लोज नहीं है तो साइक्लो नहीं लगाएंगे। अब 4 कार्बन, तो रूट वर्ड पे आते हैं। रूट वर्ड 4 कार्बन के लिए क्या कहता है? कहता है कि ब्यूट लगा लो, तो ब्यूट लिख लिया, ठीक है। उसके बाद कार्बन कार्बन हर जगह आप देख रहे हो कि सिंगल बॉन्ड बना है। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होगा? सेचुरेटेड, और सेचुरेटेड के लिए एन लगाते हैं। क्या यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो यानी सेकेंडरी सफिक्स नहीं लगाना है, और सेकेंडरी सफिक्स नहीं लगाना है तो ये आपका क्या हो गया? नामकरण हो गया। तो यानी कि इसका क्या नाम है? ब्यूटेन नाम है। क्लियर हुई? ऐसे ही नेमिंग बहुत सिंपल है, नेमिंग नामकरण बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वाला करते हैं, देखिए नेक्स्ट वाला, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा है पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, तो लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली भैया। कॉन्टिन्यूअस चेन ही सेलेक्ट करनी है, मतलब ये पता चल गया ये ब्रांच है, ठीक है, ये क्या है? ब्रांच है। अब मैंने कहा कि नंबरिंग कर लो। नंबरिंग किस साइड से करते हैं? तो उस साइड से करते हैं जिस साइड से आपका ब्रांच नज़दीक पड़े। तो इधर से अगर करूँगा तो 1 2, ये कार्बन की नंबरिंग करनी है, पेरेंट चेन वाले कार्बन की, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये वाला, ठीक है, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो दूसरे कार्बन पे, और इधर से अगर नंबरिंग करते तो 1 2 तीसरे कार्बन पे ये आता फंक्शनल ग्रुप, सॉरी ब्रांच तीसरे कार्बन पे आता है ना। तो किधर से काउंटिंग करते हैं? उधर से काउंटिंग करते हैं जिस तरफ से आपका फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़े। तो इधर से राइट से नज़दीक पड़ रहा है, इसलिए यहाँ करेंगे। अब नामकरण पे आते हैं। नामकरण क्या कहता है? पहले ब्रांच का नाम लिख लो। ब्रांच कितने पे है? ब्रांच की पोजीशन भी डिफाइन करनी होती है। तो ब्रांच कितने पे है? 2 नंबर पे है, तो लिखेंगे 2। फिर लगाते, कभी भी नंबर IUPAC जब नेमिंग करोगे तो नंबर अगर आ गया तो नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच हमेशा डैश लगता है, या फिर हैफन कहते हैं इसको, हैफन लगाते हैं। तो यहाँ नंबर आया 2, पोजीशन डिफाइन किया। पोजीशन पहले डिफाइन करोगे फिर नाम लिखोगे, ठीक है। तो पोजीशन डिफाइन कर लिया 2। अब क्या है, कौन सा ग्रुप है? ये मेथिल ग्रुप है, तो इसको मेथिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मेथिल लिख दिया हैफन लगा के। फिर अल्फ़ाबेट आया। अब उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स यूज़ होगा नहीं, क्लोज चेन नहीं है तो साइक्लो लगेगा नहीं। सिंपली सीधे चले जाएंगे वर्ड रूट पे। वर्ड रूट क्या है? कितने कार्बन है हमारे पेरेंट चेन में? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या होता है? कोई गैप नहीं देना है, सीधे ब्यूट लिखना है, सीधे ब्यूट, कोई गैप नहीं होता है UPSC नेमिंग में, याद रखिएगा। तो ब्यूट लगाए। उसके बाद क्या करना है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बने तो एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथाइल ब्यूटेन नाम हो जाएगा। ये आपका नामकरण हो गया। क्लियर हुई? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कितने कार्बन है? यहाँ पे देखो, ये जो कॉर्नर्स हैं ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉर्नर्स कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कितने कार्बन है? यहाँ पे 5 कार्बन है और यहाँ पे 6 कार्बन है। क्या बनेगा इसका नाम बताओ, ठीक है। 5 कार्बन के लिए पेंट होगा, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, और यहाँ पे कोई फंक्शनल कोई ब्रांच है नहीं है, तो यहाँ पे साइक्लो लगाएंगे, साइक्लो, और नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन। इसका क्या नाम हो जाएगा भाई? इसका नाम बताओ जल्दी से। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। 6 कार्बन है ना, तो हेक्स हो जाता है, साइक्लोहेक्सेन नाम हो गया। इसका नामकरण करो जल्दी से, इसका नामकरण करो। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, हाँ, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट, ये ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया। अब किधर से काउंटिंग करेंगे? उधर से जिस तरफ से नज़दीक पड़े ब्रांच। तो किधर से नज़दीक? 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, इधर से करते तो तीसरे नंबर पे आता है ये, 3 4 5, ठीक है।
आ गया। अब नामकरण करते हैं। ब्रांचेस, ब्रांचेस यहाँ पे क्लोरीन भी प्रेजेंट है, मेथिल भी प्रेजेंट है, किसका नाम पहले लिखें? तो IUPAC कहता है अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखोगे। अल्फ़ाबेटिकली क्लोरीन, और क्लोरीन C से स्टार्ट हो रहा है, मेथिल M से स्टार्ट हो रहा है, तो कौन पहले आएगा? क्लोरीन पहले आएगा, इसलिए क्लोरो से स्टार्ट करेंगे। तो दूसरे नंबर पे लिखेंगे 2 क्लोरो, ठीक है। और तीसरे नंबर पे कौन है? फिर हैफन लगाएंगे, क्योंकि मैंने बताया अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच हमेशा हैफन लगता है। नंबर रहेगा तो उनके बीच कॉमा लगेगा, लेकिन अल्फ़ाबेट रहेगा तो उनके बीच कुछ नहीं लगेगा, सीधे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ग्रुप, और उसके बाद कितने कार्बन है? 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? पेंट, और सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन हो जाएगा। नाम क्या हो गया? 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं इसकी नेमिंग आप करेंगे, डू योर सेल्फ आप करेंगे, आप करके लाएंगे, सब मैं नहीं बताऊंगा। ये और ये तो आपके लिए होमवर्क है, आप करके लाएंगे। मैं फंक्शनल ग्रुप पे आता हूँ। अब देखो, फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करनी है तो यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट चेन यही सेलेक्ट होगी, इसमें तो कार्बन प्रेजेंट है नहीं, ठीक है। अभी कार्बन जिसमें प्रेजेंट रहेगा वो फंक्शनल ग्रुप वाला भी बताऊंगा नहीं मैं, पहले यहाँ देखो। तो बॉस से, मैंने कहा ना बॉस है, तो बॉस से ही स्टार्टिंग करेंगे तो इधर से नंबरिंग होगी, ठीक है। तो 1 2 3 और ये चौथा नंबर, ठीक है, हो गया। कितने कार्बन है? 4 कार्बन। यहाँ पे कोई ब्रांच प्रेजेंट है क्या? नहीं है। ब्रांच नहीं है तो सबसे पहले किस पे जाते हैं? सबसे पहले जाते हैं प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स भी यहाँ यूज़ नहीं होगा, तो सीधे जाएंगे रूट वर्ड पे। रूट वर्ड क्या है? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या यूज़ होता है? ब्यूट, तो ब्यूट लगा लिया, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा लिया, ठीक है। ANE नहीं लिखेंगे, क्यों? मैंने बताया था कि अगर प्राइमरी सफिक्स के बाद भी कुछ आता है तो ANE में से E नहीं लगाते हैं, ठीक है। समझ में आया? क्यों नहीं लगाते हैं? उसका रीज़न IUPAC ने दिया हुआ है कि 2 अल्फ़ाबेट से एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए, ठीक है। 2 अल्फ़ाबेट एक साथ नहीं आते हैं। जैसे E यहाँ पे लगा दिया तो इसके बाद OH ग्रुप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? OH ग्रुप, और OH ग्रुप के लिए बताया गया आपको OL लगता है, ठीक है। तो OH यहाँ पे प्रेजेंट है इसलिए OL लगेगा। तो ये E भी वॉवेल है, O भी वॉवेल है, इसीलिए इसका नाम क्या किया जाता है? E को वहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाता है और नाम बनाया जाता है ब्यूटेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? नाम क्या हो जाएगा भाई? है, नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। नाम देखिए, ब्यूटेनॉल नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये नाम हो जाता है ब्यूटेनॉल। क्लियर हुई? ठीक है। इस तरह से नेमिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे। यानी फंक्शनल ग्रुप भी अगर किसी पोजीशन पर प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप की भी नंबरिंग की जाती है, ठीक है। अभी बताऊंगा। जैसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होगी तो यहाँ पे कार्बन कहाँ प्रेजेंट है? फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन प्रेजेंट है, क्योंकि ये COH है ना, है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे पूरे को लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, और लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पूरे को लेंगे तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग करनी है। और हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन में नंबरिंग में लिया जाता है कि नहीं, तो लिया जाता है। कन्फ्यूजन दूर करिए, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में काउंट होता है। अगर नहीं है तो नहीं काउंट होगा, अगर है तो काउंट करेंगे। समझ में? तो काउंट किया तो 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए। और यहाँ पे ब्रांच है, ब्रांच क्या है? क्लोरो, तो 3 क्लोरो, देख लो 3 क्लोरो कार्बन, ये ओपन चेन है, ओपन चेन के लिए साइक्लो लगाएंगे नहीं, तो 5 कार्बन के लिए पेंट हो जाएगा, तो पेंट लिख लिया। पेंट के बाद एन लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? एन लगेगा, तो एन लगा लिया। उसके बाद AN ही लिखेंगे। उसके बाद COH ग्रुप है, COH ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं? ओइक एसिड, तो नाम हो गया क्या? नाम क्या हो गया भाई? नाम हो गया 3 क्लोरो पेंटेनोइक एसिड। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अगर यहाँ पे देखो, यहाँ डबल बॉन्ड था तो ये जिस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा उसी पोजीशन में। अब नंबरिंग इसमें कहाँ से करेंगे? इसी वाले में। ये पहला वाला जो होमवर्क दिया है इसको भी बता ही देता हूँ, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज रहोगे तो छूट जाएगा सब, ठीक है। यहाँ नंबरिंग 1 2 किस तरफ से करेंगे? क्यों इधर से कर रहे हैं? इधर से भी तो कर सकते थे, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रियोरिटी देनी है इन कंपेरिजन टू ब्रांचेस, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो इसलिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रियोरिटी दे रहे हैं, इसलिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिस तरफ से नज़दीक पड़ेगा उधर ही से काउंटिंग करेंगे। इधर से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे ना, इसीलिए इधर से कर रहे हैं। तो 1 2 3 तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, 6वां कार्बन और 7वां कार्बन, ये हो गया। अब क्या कर लो? इसका नाम लिख लो। तो नाम क्या होगा? चौथे पे और 5वें पे ब्रांचेस हैं तो लिखेंगे 4 नहीं लिखेंगे ना, पहले कौन आएगा? ब्रोमीन वाला आएगा। ब्रोमीन किस पे है? 5वें पे, तो 5 ब्रोमो, ठीक है। इसको जूम कर लूँ क्या? है 5 ब्रोमो, ध्यान से देखिए
5 ब्रोमो और उसके बाद फिर हाइफन लगेगा 4 क्लोरो, ठीक है, 4 क्लोरो हो जाएगा और 4 क्लोरो के बाद यहाँ पे कितने कार्बन, 7 कार्बन, तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट हो जाएगा। हेप्ट के बाद, ठीक है, हेप्ट के बाद यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दूसरे पे डबल बॉन्ड है तो दूसरे पे इन हो जाएगा और नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हेप्ट 2 इन, ये नाम हो जाएगा आपका, ये नामकरण हो गया। समझ में आया, क्लियर हुई, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेमिंग नॉमेनक्लेचर, समझ में आया, क्लियर हो गई। हाँ, कोई दिक्कत है भैया, परेशानी है कोई? देखो एग्ज़ाम का टाइम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंबशन रिएक्शन। व्हाट इज़ कंबशन रिएक्शन? कंबशन में होता है कि हम क्या करते हैं, जलाते हैं। किसको जलाएंगे भाई? हाइड्रोकार्बन्स को जलाएंगे, ठीक है। जलाना वो वाला जलाना नहीं, ठीक है, हैं, जेलेसी वाला नहीं, ठीक। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, केमिकल पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाएंगे, ठीक है, हाइड्रोकार्बन को, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसके साथ हीट और लाइट भी मिलती है। लेकिन हीट और लाइट प्रोडक्ट में नहीं लिखा जाते, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है, जो सब्सटेंस फॉर्म में हो उसको प्रोडक्ट कहते हैं, हीट और लाइट प्रोडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो अब इसमें दो चीज़ें यहाँ पे पूछा जाता है कि अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कैसे पता करोगे कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? बाय बर्निंग, ठीक है। तो अगर उनको कंबशन किया जाए, यानी जला दिया जाए, किसको, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, जो जितने सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं ब्लू फ्लेम्स के साथ जलते हैं, ठीक है। वाइल अगर आप अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करो तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमेशा सूटी फ्लेम्स के साथ जलेंगे, मतलब कालिक के साथ जलेंगे। आप देखते हो ना कि वो ब्लैक हो जाता है दीवारों पे, अगर कुछ जलाया जाए अंदर, ठीक है, तो प्लास्टिक जलाई जाए तो ब्लैक हो जाता है, तो वो सूटी फ्लेम्स होती हैं, ठीक है। सूटी यानी कालिक के साथ। एडिशन रिएक्शन, व्हाट इज एडिशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन क्या हुई, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन बताते हैं, 2 मिनट। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है, इसमें आता है हाइड्रोजनेशन, यानी एडिशन किया जाएगा, और यह एडिशन होता है एल्कीन्स और एल्काइंस में होता है, क्योंकि एल्केन्स में कार्बन पूरा स्टेबल है, 4 बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाने थे, चारों बार बनाया है। लेकिन जब एल्कीन्स और एल्काइन का केस देख रहे हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाया है एक साथ। जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इन कंपेरिजन टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इनसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसीलिए एडिशन रिएक्शन यहाँ पे होती है किसमें, केवल और केवल एल्कीन्स में होगी या तो एल्काइंस में होगी, और वो भी हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है। क्या करने के लिए, एल्कीन्स को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए। और ये रिएक्शन कैसे होती है, किसी भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर हाइड्रोजन के प्रेजेंस में क्या किया जा रहा है, निकल या पैलेडियम या प्लैटिनम के प्रेजेंस में हीट करके, ठीक है, और निकल पैलेडियम प्लैटिनम, और यहाँ पे हीट भी होती है, हीट करके हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो हाइड्रोजन्स जाके यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जो है वो एक बॉन्ड टूटेगा और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और कार्बन कार्बन की जो वैलेंसी फ्री होगी वहाँ पे हाइड्रोजन जाके क्या कर लेते हैं, कब्जा जमा लेते हैं, और कब्जे पे, ठीक है, अपना हक जमा लेते हैं, और जाके क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। इसी तरह का, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है अनसेचुरेशन टेस्ट का, एडिशन रिएक्शन से ही रिलेटेड है, ठीक है। अनसेचुरेशन टेस्ट में क्या होता है, मैंने कहा ना, एल्कीन्स और एल्काइंस केवल सच एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, एल्केन्स नहीं दिखाते, क्योंकि कार्बन वहाँ स्टेबल होता है, ठीक है। तो सेचुरेशन, अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ब्रोमीन की रिएक्शन कराई जाए CCl4 के प्रेजेंस में तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, और रिएक्शन नहीं होगी तो ये ब्रोमीन जो होता है ये रेड कलर का होता है, इसका रेड कलर डिसअपीयर नहीं होता। रिएक्शन नहीं हुई तो डिसअपीयर कहाँ से होगा, नहीं होगा ना, ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं का अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन कराई जाए तो Br2 जाके यहाँ पे क्या करता है, रिएक्शन करता है, बॉन्ड को तोड़ता है और ऐड हो जाता है, ठीक है, ऐड हो जाता है, और एडिशन की वजह से वहाँ रेड कलर रेडिश ब्राउन कलर का होता है ब्रोमीन वाटर, तो ये डिसअपीयर हो जाता है, और वहीं से पता चल जाता है कि सब्सटेंस कैसा था, सेचुरेटेड था कि अनसेचुरेटेड था, ठीक है। देखो 2 तरीके के हैं, एक तो जला के देख लो, सूटी फ्लेम्स के साथ चल रहा है कि ब्लू फ्लेम के साथ जल रहा है, जिसके साथ जलेगा, ठीक है, जैसा जलेगा उस हिसाब से बता दो, या तो अनसेचुरेशन टेस्ट करा लो, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा लो। 2 तरीके हैं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड को डिफरेंशिएट करने का। क्वेश्चन आते हैं भाई, क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये सब मैं ऐसे टॉपिक नहीं रख रहा हूँ, ये सब क्वेश्चंस हैं, एक्चुअल में मैं डिफाइन कर रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन को, समझ में आया। और ये सब अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है ना तो
भूल जाओ, अच्छा नंबर लाना साइंस में, क्योंकि लिख के तो सब आते हैं, पढ़ तो सब रहे हैं, लेकिन ठीक है, कहते हैं ना कि एक एफिशिएंट पढ़ाई, तो एफिशिएंट पढ़ाई कर लो, ठीक है, अभी टाइम है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन क्या होती है कि एक को हटा के दूसरे उसको डिस्प्लेस करके खुद जुड़ जाना, ठीक है, ये काम करता है क्लोरीनेशन। CH4 का जब रिएक्शन कराया जाता है क्लोरीन के प्रेजेंस में, तो ये एक हाइड्रोजन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करता है और उसकी जगह खुद जाके लगता है और फॉर्मेशन करता है CH3Cl का, जिसको हम कहते हैं मेथिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? मेथिल क्लोराइड, ठीक है। अगर यही एक्सेस में लिया जाए तो ये हर एक हाइड्रोजन को यहाँ पे हटा देता है और फॉर्मेशन करता है CCl4 का, जिसका नाम है टेट्राक्लोरोमीथेन नाम है। और टेट्राक्लोरोमीथेन के साथ, ठीक है, फॉर्मेशन होता है, क्लोरोफॉर्म का भी फॉर्मेशन होता है एक स्टेप में, यानी 4 स्टेप रिएक्शन होती है। लेकिन एक्सेस में अगर लिया जाएगा क्लोरीन तब, और ये सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, HNU के प्रेजेंस में, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, याद रखिएगा। क्लोरीनेशन रिएक्शन होती है तो HNU के प्रेजेंस में, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा, हैलोजन के द्वारा। फिर आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, हो सकता है इससे क्वेश्चन भी ना आए, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। ये जब भी किसी अल्कोहल का रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में कराया जाता है, तो ये कंसनट्रेटेड H2SO4 जो होते हैं ना, ये भी बॉस होते हैं, बॉस की तरह। अक्षय कुमार की बॉस फिल्म देखी है, ठीक है, वो बॉस जो वहाँ पे था, कहता है ना अपने को तो बस पानी निकालना है, तो ये भी कंसनट्रेटेड H2SO4 जो होते हैं, ये भी वही होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, यानी कहीं भी अगर गिरेंगे तो ये वाटर को निकालना चाहेंगे वहाँ से, ठीक है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने की वजह से ये वाटर को रिप्लेस कर निकालता है और एलिमिनेट करता है और एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इथीन, ठीक है, समझ में आए? तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये सब रिएक्शंस जितने मैं बताया हूँ ये सब इंपॉर्टेंट हैं। फिर आते हैं इथेनॉल पे। इथेनॉल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनके फॉर्मेशन, ठीक है, प्रिपरेशन इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पूछा जाता है। तो व्हाट इज़ इथेनॉल? इथेनॉल वही होता है पक्की शराब जो बंटी बबली मिलती है ना, ठीक है ठीक है, वो इथेनॉल होता है एक्चुअली में। लेकिन प्योर फॉर्म ऑफ इथेनॉल कैन बी लीथल फॉर अस, ठीक है, या किसी के लिए भी लीथल हो सकता है। प्योर फॉर्म में नहीं वो होता है, वो सॉल्यूशन होता है वाटर का, वाटर प्लस इथेनॉल का, उसी को ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो इथेनॉल इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इथेनॉल इज़ एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो कि ड्रिंक्स में, एनर्जी ड्रिंक्स में यूज़ किया जाता है, जैसे रेड बुल हुआ, अदर जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, उनमें यूज़ किया जाता है इनको। कफ सिरप्स में भी यूज़ किया जाता है अल्कोहल को, ठीक है। अब इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे होता है? तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है, ये शुगर केन लेते हैं, शुगर केन को सड़ाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के प्रेजेंस, और इनवर्टेज एक एंजाइम होता है इनके प्रेजेंस में। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करते हैं। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और इसी ग्लूकोज या फ्रक्टोज को जाइमेज के प्रेजेंस में फिर से सड़ाया जाता है, यानी रिएक्शन कराई जाती है, तब फॉर्मेशन होता है इंडस्ट्रियली, तब फॉर्मेशन होता है किसका? इथेनॉल का, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये रिएक्शन पूछी ही जाती है, इस रिएक्शन को याद करके जाइएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इथेनॉल का पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बस एक ही प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है कि रिएक्शन विथ मेटल। जब रिएक्शन होता है मेटल के साथ, किसका रिएक्शन? आपके अल्कोहल का, तो ये सोडियम एथॉक्साइड बनाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। ये सोडियम हाइड्रोजन को, यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसको रिप्लेस करके सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है, एक तरह का सॉल्ट है, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हाउ डू अल्कोहल अफेक्ट्स अस, कैसे कैसे अल्कोहल हमें इफेक्ट करता है, किस तरीके से? तो कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, मेथेनॉल हुआ चाहे एथेनॉल, मेथेनॉल होता है कच्ची शराब, ठीक है, और जो भट्टे पे या ऐसी जगह पे बनती है, ठीक है। मैं कैसे जानता हूँ? तो मैं जानता हूँ, है, आपको इन्फॉर्मेशन बस बता रहा हूँ, ठीक है। तो इथेनॉल और मेथेनॉल ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इथेनॉल भी अल्कोहल है, मेथेनॉल भी अल्कोहल है, लेकिन इथेनॉल को ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। मेथेनॉल बहुत बहुत ज़्यादा लीथल होता है, जो कि हमेशा हमारे ऑप्टिक नर्व पे, जो भी इंसान उसको ड्रिंक करता है, उसके ऑप्टिक नर्व पे वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है, और इट मे बी पॉइजनस, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है वो, ठीक है। उसके साथ साथ इनटेक ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ अल्कोहल इज लीथल। इनटेक प्योर फॉर्म
कभी नहीं लिया जाता है, उसको सोल्यूशन फॉर्म में ही लिया जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म एडिक्शन कैन बी, एडिक्शन में कॉज लीवर फेलियर, बहुत सारा इसके इफेक्ट हैं, लीवर फेलियर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अल्कोहल की वजह से, किडनी फेलियर, ठीक है। डीनेचर्ड अल्कोहल, व्हाट इज़ डीनेचर्ड, ये पूछा ही जाता है, व्हाट इज़ डीनेचर्ड अल्कोहल, आपने क्वेश्चन तो सुना ही होगा ये। डीनेचर्ड अल्कोहल वो अल्कोहल होते हैं जिनको अब एक्चुअल में जब इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे, जैसे नेल पेंट इंडस्ट्री है या सैनिटाइज़र इंडस्ट्री है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे अल्कोहल एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है, ठीक है, यूज़ होता है। तो वहाँ के जो लेबर्स होते हैं वो उनका कंजप्शन ना कर पाएँ, इसलिए अल्कोहल को, जो रॉ अल्कोहल होता है उसको लीथल यानी पॉइजनस बनाया जाता है, और पॉइजनस बनाने के लिए उसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं, और इसी प्रोसेस को कहते हैं, इसी अल्कोहल इसका नेचर क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, पॉइजनस कर दिया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ता है डीनेचर्ड अल्कोहल। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ अल्कोहल इन इंडस्ट्रीज, इट इज़ मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाई एडिंग पॉइजनस सब्सटेंसेज, दैट अल्कोहल इज डीनेचर्ड अल्कोहल। समझ में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इथेनॉल। उसके बाद आते हैं एथेनोइक एसिड। व्हाट इज एथेनोइक एसिड, तो इनको इसका नाम होता है एसिटिक एसिड भी नाम है, और ये विनेगर जो आप खाते हो ना, ठीक है, सिरका, वो प्योर फॉर्म नहीं होता, उसमें केवल 5 से 7% एसिडिक एसिड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तुम सोचो 5 से 7% प्रेजेंट, तो तब इतना खट्टा होता है, हाँ, इतने जलन पैदा करता है। प्योर फॉर्म होता है तब क्या होता, ठीक है। तो वीक एसिड होती है, ये वीक एसिड होती है लेकिन बहुत इफेक्टिव होती है, ठीक है। उसके साथ साथ बेसिसिटी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे अगर आएँ तो बेसिसिटी इसकी 1 होती है, एक हाइड्रोजन रिमूव होता है। जब भी इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, NaOH या किसी बेस के साथ कराओगे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, NaOH के साथ कराओगे तो सोडियम एसिटेट का फॉर्मेशन करता है, और वाटर यहाँ पे निकलता है। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में आपने पढ़ा होगा। फिर रिएक्शन विथ एल्कोहल, ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, पता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है ना इंपॉर्टेंट, ठीक है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होगा, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, तो जब हम क्या करते हैं, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ वाटर रिमूव होता है। देखो कंसनट्रेटेड H2SO4 है, फिर से वही है, हाँ, है ना, ठीक है। अभी बताया कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को निकालने का काम करेगा, यहाँ भी वाटर निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है ना, तो वाटर निकालेगा और फॉर्मेशन करता है, एस्टर का फॉर्मेशन करता है। इसका नाम क्या है, नाम कैसे बनाओगे, ठीक है, नाम बस इतना है, ऐसे बनाओ, ये तो फ्रूटी स्मेल होती है, इसको नाम, इसका ईथर का, जब भी एस्टर का नाम बनाना हो तो ये देख लो कि यहाँ पे लास्ट में कितने कार्बन है, लास्ट में CO के बाद कितने कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या होगा, एथ होगा, ठीक है। इसके साथ YL लगा दो, एथिल हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे काउंट कर लो, इसमें आगे वाले में कितने कार्बन है, तो 2 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, 1 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, ठीक है। तो 2 कार्बन इसके लिए, तो एथ हो जाएगा उसके लिए भी, ठीक है। और O8 लगा देते हैं, एथेनोएट, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल एथेनोएट। क्या नाम हो जाएगा भाई, एथिल एथेनोएट नाम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई, क्लियर हुई। तो ये हो गया इसका फॉर्म एथिल एथेनोएट का। फिर आते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, सोप फॉर्मेशन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसी एस्टर को जब बेस के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो सोप और अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं ये, ठीक है। एस्टर या फिर इसको वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट का जब रिएक्शन कराया जाता है NaOH के साथ, तब ये फॉर्मेशन करते हैं किसका, सोप और अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। और वो सिंपल रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है, ये रिएक्शन कभी कभी पूछी जाती है, व्हाट इज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो आप बताएंगे कि एस्टर रिएक्शन करता है जब बेस के साथ, तो फॉर्मेशन करता है किसका, इसका फॉर्मेशन यानी सोप का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब ये सोप क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये भी पढ़ लेते हैं। तो व्हाट इज सोप, सोप होता है सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम फॉर्म जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं सोप, ठीक है। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, तो यही लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्म होगा, लेकिन वो एमोनियम सॉल्ट होगा या ऐसा दूसरा कोई सॉल्ट होगा, ठीक है। वो हार्ड वाटर के साथ यूज़ किया जाता है। वो हार्ड वाटर क्या होते हैं, जब भी मैग्नीशियम या कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं किसी भी तरह के वाटर में, तो वो होता है हार्ड वाटर। जो समुद्र का पानी है वो हार्ड वाटर होता है, ठीक है, ठीक है। अब सोप का स्ट्रक्चर, तो सोप ये फॉर्म है सोप का, इसमें इसके स्ट्रक्चर में 2 ग्रुप्स में दो तरह से डिवाइडेड है ये पूरा स्ट्रक्चर। ये जो लॉन्ग चेन कार्बन चेन होती है,
ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी हाइड्रोकार्बन जो होता है ये ऑयल सोल्यूबल होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है और ऑयल सोल्यूबल होता है। वाइल ये जो फॉर्म है ये वाटर सोल्यूबल होता है, हाइड्रोफिलिक होती हैं ये, ठीक है, ठीक है, यानी वाटर सोल्यूबल होंगी। तो जब भी ये क्लींजिंग एक्शन दिखाते हैं तो क्लींजिंग एक्शन में क्या होगा कि जो भी ऑयल या डर्ट है आपके कपड़ों का, ठीक है, वो वाटर में आपने, ठीक है, वाटर में जब आपने सोप डाल दिया तो वो क्या करेगा, क्लींजिंग एक्शन दिखाने के लिए पहले अलाइंड होते हैं, ठीक है, पहले ऐसे अलाइंड होंगे, एक ही लाइन में ऐसे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे ही ऑयल या डर्ट आता है, ठीक है, ऑयल या डर्ट आता है, तुरंत सब क्या करेंगे, जो ये वाला पीछे वाला पार्ट है ना, टेल वाला पार्ट है, ये टेल वाला पार्ट किसकी तरफ जाएगा? ऑयल या डर्ट की तरफ जाएगा। और ऑयल या डर्ट की तरफ जाके इस तरह का एक क्या करते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा क्लस्टर बनता है? क्योंकि ये जो पार्ट है यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है निगेटिव चार्ज के साथ, ठीक है, तो सब पे सेम चार्जेस हैं, सेम चार्जेस की वजह से ये क्या कर रहा है, एक दूसरे से रिएक्शन नहीं कर पा रहे, एक दूसरे से रिपल्शन कर रहे हैं, और रिपल्शन कर रहे हैं तो दूर दूर भागेंगे। लेकिन ये जो पार्ट है, टेल वाला पार्ट, ये एक ही जगह पे आना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि सब कैसे हैं, ऑयल सोल्यूबल हैं या डर्ट सोल्यूबल हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं, तो ये हमेशा ऑयल की तरफ भागेंगे। इसलिए ऐसा कुछ एक क्लस्टर बनता है जिसको हम मिशल्स कहते हैं, और इन्हीं मिशल्स को जब रब किया जाता है, ठीक है, या बीट किया जाता है, तो ये मिशल्स टूटती हैं और ऑयल उनमें क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। और ऑयल जब उनमें सोल्यूबल हो जाएगा तो क्लोथ से निकल जाएगा तो वो क्लींजिंग एक्शन को शो करता है, ठीक है। वही चीज़ें लिखी हुई हैं, सोप हैज़ टू एंड्स, ऑयल सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, ठीक है। ऑयल सोल्यूबल पार्ट गेट स्टक विथ डर्ट और ऑयल प्रेजेंट टू फॉर्म अ क्लस्टर, जिनको मिशल्स कहते हैं। और यही मिशल्स सेपरेट किए जाते हैं बाई बीटिंग और रबिंग और बीटिंग से सेपरेट जब किए जाएंगे तो ये चले जाएंगे वाटर में और क्लोथ आपका निकल जाएगा बाहर। वो जब वाटर में जाते हैं तो कोलाइडल सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाई डिटर्जेंट्स आर मोर यूजफुल दैन सोप इन हार्ड वाटर। व्हाट इज हार्ड वाटर? जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे, वो उनको हार्ड वाटर कहते हैं। तो इनमें सोप बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा क्लींजिंग एक्शन नहीं दिखाता है, जबकि डिटर्जेंट्स अच्छा क्लींजिंग एक्शन दिखाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सोप जो होते हैं ना, ये हार्ड वाटर में जैसे ही जाते हैं तो एक रिएक्शन करके एक स्टिकी सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम स्कम कहते हैं, और वो स्टिकी सब्सटेंस किस पे चिपक जाता है, वो क्लोथ्स पे चिपक जाता है, ठीक है, जिससे वो अपना क्लींजिंग एक्शन नहीं दिखा पाते। इसीलिए कभी भी सोप्स को हार्ड वाटर में यूज़ नहीं किया जाता है। हार्ड वाटर में अगर क्लींजिंग एक्शन या कुछ भी ऐसा करना है तो उसकी जगह पे क्या यूज़ किया जाता है, डिटर्जेंट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, समझ में? तो हार्ड वाटर क्या होता है, मैग्नीशियम या कैल्शियम का सॉल्ट जब वाटर में प्रेजेंट रहे। जो नॉर्मल घरों पे आप पानी पीते हो ना, वो सॉफ्ट वाटर होता है। जो समुद्र का पानी होता है जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है, वो हार्ड वाटर होते हैं। समझ में क्लियर हुई? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब आपके लिए सरप्राइज़ क्या है? तो सरप्राइज़ यही है कि मैं जल्दी ही आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस का सेट प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं अपने जो 5-6 साल का एक्सपीरियंस है वहाँ से लेके आने वाला हूँ। और वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।